नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 18 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो स्टील फ्रेम है यानी सिविल सर्विसेज, उसको जंग क्यों लग रहा है। आर के राघवन पहले सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने यह आर्टिकल लिखा है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ना, नाविक, वो फेल होने की कगार पे है, ऐसा क्यों। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर बिल सरकार लेके आई है 2019 के एक्ट को अमेंड करने के लिए, आखिरकार क्यों। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया के स्टील फ्रेम को यानी सिविल सर्विसेज को जंग लगने से संबंधित है। यह आर्टिकल देखो आर के राघवन ने लिखा है, जो खुद फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, और वो बताते हैं इस आर्टिकल में कि सिविल सर्विसेज को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। सबसे पहले देखो, एक चीज आप याद रखिए, जब देश आजाद हुआ था ना, तो एक डिबेट चल रही थी। डिबेट चल रही थी कि ये जो इंपीरियल सिविल सर्विस है ना, ये तो ब्रिटिशर्स की देन है और ये लोगों पे जुल्म करती थी। अब देश आजाद हो चुका है, चूंकि ये सर्विस वाले यानी सिविल सर्वेंट्स ब्रिटिशर्स के एजेंट के तौर पे काम करते थे, इनकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, सरदार पटेल का विजन ये था कि पहले माना ये सिविल सर्वेंट जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, लोगों पे जुल्म करते थे, लेकिन अब ये जो है वो इंडिया का स्टील फ्रेम बनेंगे, यानी इंडिया को एकजुट रखने का काम करेंगे, फियरलेस होके, इंपार्शियल होके काम करेंगे। तो ये सरदार पटेल का विजन था सिविल सर्विसेज के बारे में। और देखो, सिविल सर्विसेज में आप एक चीज आपने देखी होगी, हर फील्ड का बच्चा आता है। ह्यूमैनिटी से बच्चा आता है, प्योर साइंस का बच्चा आता है, इंजीनियरिंग से, मेडिसिन से, एग्रीकल्चर से, हर फील्ड से एस्पायरेंट आता है और एग्जाम लेता है। मतलब क्राउड जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। लेकिन कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? वैसे देखो, ये नंबर फिक्स नहीं होता। कितने लोग सिलेक्ट होंगे ये डिपेंड करता है कि यूनियन गवर्नमेंट की डिमांड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कितने लोग सिलेक्ट होंगे। लेकिन एवरेज देखा जाए तो देखो, ऑलमोस्ट 12 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो फाइनली सिलेक्शन होता है 1000 लोगों का। और उसमें भी जो आईएएस आईपीएस हैं वो तो काफी कम बनते हैं, आपको तो सब पता ही है। तो आर के राघवन ना अपना टाइम याद करते हैं। आर के राघवन कहते हैं 1960s में जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था ना, तब तो भाई सिर्फ 10,000 से भी कम कैंडिडेट्स हुआ करते थे एग्जाम में। इतने कम कैंडिडेट्स थे। लेकिन आज जो कंपटीशन है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और लेकिन देखो, इस पूरे प्रोसेस में ना सिविल सर्विसेज का टेस्ट होता है। पूरे प्रोसेस में इस एग्जाम की इंटीग्रिटी पे अभी भी उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते। माना पूजा खेड़कर का केस सामने आया, माना कुछ कुछ और भी ईडब्ल्यूएस और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। लेकिन वो देखो, जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो सिस्टम का लूप होल का फायदा उठा रहे हैं। और वो ये दिक्कत सिर्फ सिविल सर्विसेज की दिक्कत नहीं है, ये सभी एग्जाम में ऐसा हो रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत है मेन। मतलब ऐसा राइटर का मानना है कि हाँ, ये दिक्कतें हैं, बट यूं नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की दिक्कत है, बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। समझ गए? ये सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाने वाली बात है। अदरवाइज फिर भी देखो, इंटीग्रिटी जो है इस एग्जाम की अभी भी इस्टैब्लिश्ड है। तभी तो देखो, आप सब लोग जो हो बिना डर के तैयारी कर रहे हो कि हाँ यार, मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है वो जरूर मिलेगा। अगर आपको इस एग्जाम पे भरोसा ही नहीं होता तो आप एग्जाम की तैयारी करते ही क्यों? बात तो सही है। फिर राइटर बोलते हैं कि देखो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तैयारी में, और एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया दी जाती है। जैसे जो आईएएस सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है लबासना में, और जो पुलिस सर्विस में सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी में। अब वैसे ये नेशनल पुलिस एकेडमी जो है, जिसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहते हैं, पहले ये ना राजस्थान में माउंट आबू में हुआ करती थी। ये भी हिल स्टेशन में थी, और लबासना तो आपको पता ही है मसूरी में है। लेकिन 1975 में क्या हुआ,
इस नेशनल पुलिस एकेडमी को माउंट आबू से यानी हिल स्टेशन से शिफ्ट करके हैदराबाद कर दिया गया। आप पूछोगे क्यों? दो रीजंस हैं। एक तो स्पेस ज्यादा था हैदराबाद में एकेडमी में, क्योंकि पुलिस सर्विस में ट्रेनिंग देने के लिए आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा रीजन, माउंट आबू देखो एक हिल स्टेशन था, वहां पे हर किसी एक्सपर्ट का जल्दी से आना मुश्किल होता था थोड़ा। हैदराबाद जबकि एक बड़ा सिटी था, एयरपोर्ट बड़ा, सब कुछ बड़ा, फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो यहां पे ना हाई रेटेड फैकल्टीज का आना बहुत ज्यादा आसान था। समझ गए? अब आपको पता है, देखो मॉडर्न मेथड्स अगर पुलिसिंग के सिखाने हैं तो भैया आपको टॉप एक्सपर्ट्स की जरूरत है, बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज की जरूरत है। तो फैकल्टी ऐसे नहीं, सिर्फ परमानेंट फैकल्टी नहीं जो 2 दिन के लिए आए लेक्चर लें और चले जाएं, जो 1 दिन के लिए आए लेक्चर ले चले जाएं, ऐसे फैकल्टीज की भी जरूरत होती है, जो हैदराबाद में ज्यादा मुमकिन था। समझ गए? राइटर एक चीज ये बोलते हैं, देखो पहले की जो सरकारें होती थी ना, वो ट्रेनिंग को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती थी, लेकिन आजकल की सरकारें ना स्मार्ट हो गई हैं। उन्हें पता है अगर हम चाहते हैं बाद में ये जाके बढ़िया पुलिस सर्विस में अपना रोल निभाएं, तो फिर उसके लिए उन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसलिए आजकल ऑलमोस्ट सभी सरकारें ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। अब आप एक चीज सोचोगे कि जब सर सिलेक्शन फेयर है, ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास है, तो प्रॉब्लम कहां पे आती है? फिर ऐसा क्यों होता है कि करप्शन इतना ज्यादा है सर्विसेज में? जब भी रेड पड़ती है किसी ब्यूरोक्रेट के घर में, तो कैश के ढेर मिलते हैं, ज्वेलरी के भंडार मिलते हैं, लगता है ज्वेलर की दुकान है। पूजा सिंगल का केस याद कीजिए, झारखंड की एक IAS ऑफिसर, कितना कैश मिला। वो तो चलो एक एग्जाम्पल है सिर्फ, किसी पे भी रेड मारो इतना इतना पैसा उनके घरों से मिलता है। और एक प्रॉब्लम जानते हो क्या है? ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई। पहले ना जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे ना, सर्विस के शुरुआती सालों में करप्शन नहीं करते थे। जैसे अभी अभी सर्विस ज्वाइन की है, शुरुआत के सालों में करप्शन नहीं करते थे। एक कहावत है कि सर्विस ज्वाइन करने के तुरंत बाद करप्शन मत करो और लास्ट के सालों में करप्शन मत करो जब रिटायरमेंट होने वाली है। बीच में ज्यादा सिविल सर्वेंट करप्शन करते हैं। लेकिन देखो आजकल दिक्कत जानते हो क्या हो रही है? इतना ज्यादा लालच बढ़ गया है। ये नए नए जो एस्पायरेंट्स हैं, सिलेक्ट होने के बाद नए नए जो टॉपर हैं, सर्विस ज्वाइन करते हैं, वो शुरुआत में ही करप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। चलो करप्शन तो एक चीज है, इनकॉम्पिटेंसी। सारा ध्यान आपका पैसा कमाने पे है, आपका ध्यान है ही नहीं समाज को सुधारने में, प्रशासन को बढ़िया करने में, एफिशिएंसी लाने में आपका ध्यान ही नहीं है। और एक देखो एक चीज ये है कि आज के समय में ना इवन पॉलिटिक्स में भी वैल्यूज जो हैं वो खराब हुई हैं। आप बोलोगे सर पॉलिटिक्स में वैल्यूज खराब हुई हैं तो ब्यूरोक्रेसी का क्या लेना देना? लेना देना तो भाई है ही ना। अब पॉलिटिक्स में हर कोई पॉलिटिशियन पैसा कमाने में लगा हुआ है। अब ब्यूरोक्रेट देखते हैं कि भाई हमें इनकी बात तो वैसे भी माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अब देखते हैं कि हमें इनकी बात तो वैसे ही माननी पड़ती है, ये तो खुलेआम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इनकी बात मानने के लिए पैसा कमा लें। लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ कि पॉलिटिशियन कमा रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ में नेक्सस बना लें और पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। एक चीज देखो ये भी है, पहले क्या हुआ करता था, चीफ सेक्रेटरी या फिर जो डीजीपी होते थे ना, उनका एक ओहदा होता था, ओरा होता था, और वो इतना ओरा होता था कि वो सीएम की बात को भी मना कर देते थे। लेकिन आप सच में बताइए, आज क्या चीफ सेक्रेटरी या फिर डीजीपी की हिम्मत है कि वो सीएम की बात को मना कर दें? बिल्कुल भी नहीं है। और आप बोलोगे सर ट्रांसफर कर दी जाएगी, भाई ट्रांसफर का डर उतना ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होता, ट्रांसफर का डर नहीं होता उतना, मान के चलो। डर आजकल ना एक और चीज का आ गया है, डर ये है कि ना हमें ना फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमारे खिलाफ इंक्वायरी खोल दी जाएगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। यह डर बहुत ज्यादा होता है ब्यूरोक्रेट्स में, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पॉलिटिशियंस के गुलाम बन गए हैं। ये राइटर कहते हैं ये डर आज के समय में बहुत बड़ा डर है। जब देखो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ही सीएम के गुलाम की तरह बिहेव करते हैं, तो वो जो डर है वो नीचे के ऑफिसर्स तक जाता है। फिर उसके बाद एक एसपी की, डीएसपी की क्या हिम्मत है कि वो मंत्रियों की बात ना माने, जब वो देख रहा है कि मेरा सबसे बड़ा जो ऑफिसर है
डीजीपी वो तक ऐसे बिहेव कर रहा है सीएम के सामने जैसे वो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो जो डीजीपी का डर है ना, वो निचले लेवल के ऑफिसर तक पहुंचता है, उसके मन में आता है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सरेंडर कर देती है। ये दिक्कत है। इसकी वजह से जो पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट्स का जो नेक्सस है वो और ज्यादा मजबूत हो गया है। ये देखो, आर के राघवन कहते हैं मेरे समय में ना सीएम के ऑर्डर को हम नो कहने की हिम्मत रखते थे अगर वो इलीगल है तो, लेकिन आज के समय में कोई हिम्मत नहीं है। और इसी वजह से राइटर बोलते हैं देखो, आप यूं सोचो कि ब्यूरोक्रेसी को हम सुधार देंगे, बिना पॉलिटिक्स को सुधारे ये मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं देखो, पॉलिटिक्स को भी हमें क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिशियंस के पास में कोई इंसेंटिव नहीं है अपने आप को रिफॉर्म करने का। एक रूट जुडिशरी है, लेकिन देखो अगर मान लो ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट करप्शन के जो केसेस हैं वो जुडिशरी के पास जाते हैं, बरसों लग जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पैसा खिला देते हैं जजेस को, वहां भी तो करप्शन है। केसेस को सोल्व होने में लंबा साल लग जाता है, इस वजह से कोई रिजल्ट नहीं आता। सबसे लास्ट में पब्लिक मूवमेंट, जैसे देखो अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था, उस समय करप्शन के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। तो जब तक देखो जनता स्टैंड नहीं लेगी कि हमें करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बाबू नहीं चाहिए, तब तक देखो पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो इंडिया में चलता है, एटीट्यूड है, अरे इतना ही करप्शन सामने आ जाए लोगों को लगता है इट इज नॉर्मल। समझ गए? तो जनता को स्टैंड लेना पड़ेगा कि वी कांट टॉलरेट करप्शन एनीमोर। तब जाके पॉलिटिशियंस को लगेगा यार कि हाँ भाई करप्शन के नाम पे जनता वोट दे रही है, तब जाके वो रिफॉर्म लेके आएंगे। अदरवाइज जब तक जनता ये सोचेगी चलता है, तो पॉलिटिशियंस के लिए भी सब कुछ चलता है और ब्यूरोक्रेट्स सब पैसा खाएंगे, टैक्स पेयर्स का पैसा, और कोई कुछ नहीं करने वाला है। नुकसान होगा सिर्फ हमारे देश को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्टील फ्रेम के जंग लगने से संबंधित। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं, वहां से आप वैसे इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 4 एथिक्स में क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे इस आर्टिकल का एग्जांपल दे सकते हो। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ड्राइव्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सजेस्ट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स फॉर डेमोक्रेसी। और ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, एंडेमिक करप्शन, स्टील फ्रेम, आंसर्स में इनको जरूर यूज कीजिए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंडियाज क्वेस्ट फॉर स्वदेशी जीपीएस। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। शुरुआत में देखो राइटर एक बात बोलते हैं, जब कारगिल वार हुआ था ना, हमें देखो दुश्मन की लोकेशन चाहिए थी। हमने यूएस से डेटा मांगा क्योंकि यूएस के पास में जीपीएस है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये एक नेविगेशनल सिस्टम है। तो हमने जीपीएस डेटा मांगा यूएस से, लेकिन यूएस ने देने से मना कर दिया। तो फिर देखो इसके बाद में हमें समझ में आ गया कि इंडिया को ना अपना खुद का नेविगेशनल सिस्टम चाहिए, इसलिए इसरो ने ना अपना खुद का नेविगेशनल सिस्टम बनाया जिसका नाम है IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। मतलब इसका ऑपरेशनल नाम है नाविक। क्या है? नाविक। नाविक का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब ये जो नाविक है, ये देखो 7 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है और जीपीएस की तरह काम करता है, लेकिन जीपीएस जो है वो ग्लोबल लेवल पे काम करता है, बट नाविक जो है वो एक रीजनल सिस्टम है। मतलब ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है और इंडिया का जो बॉर्डर है ना, उसके आगे 1500 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये नाविक जो नेविगेशनल सिस्टम है वो कवर करता है। समझ गए? आप ये भी पूछोगे कि सर यूएस का जीपीएस था तो हमें नाविक क्यों चाहिए? वैसे तो एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, वार के दौरान मना कर देते हैं ये लोग। लेकिन दूसरा रीजन देखो, ज्योग्राफी भी था। वार एक रीजन था, आत्मनिर्भरता एक रीजन था, लेकिन दूसरा जो रीजन था वो ज्योग्राफी का भी था। अब जीपीएस में क्या है, जो जीपीएस सिस्टम में सैटेलाइट्स है ना, वो देखो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, यानी अर्थ से 20,000 किलोमीटर दूर है। कितने हजार किलोमीटर दूर? 20,000 किलोमीटर दूर। अब वहां से देखो इतनी दूर से सिग्नल इंडिया में जब आता है तो वो तिरछा आता है। मान लो ये है सैटेलाइट, ये इंडिया है, सैटेलाइट ऊपर जाके कहीं ऐसा यहां पे है,
डायरेक्टली ऊपर इंडिया के ऊपर नहीं है। तो इंडिया में सिग्नल आएगा, वापस जाएगा, तो तिरछा आएगा सिग्नल, तिरछा सिग्नल आएगा, टेढ़ा सिग्नल आएगा। तो देखो फिर ना, जो इंडिया में वैलीज हैं या फिर इंडिया में डेंस फॉरेस्ट हैं, वहां पे अगर आपको लोकेशन ट्रैक करनी है, डिटेक्ट करनी है, तो जीपीएस से काम नहीं चलता, वो गलत लोकेशन दे देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जीपीएस के सैटेलाइट्स डायरेक्टली इंडिया के ऊपर नहीं होते कई बार, और इंडिया से इधर उधर होते हैं, तो सिग्नल तो वो इंडिया में भेज देते हैं, लेकिन सिग्नल टेढ़ा आता है, तिरछा आता है। लेकिन नाविक सैटेलाइट सिस्टम में जो नाविक के सैटेलाइट्स है ना, वो तो डायरेक्टली ऊपर है, इंडिया के डायरेक्टली ऊपर है, सिग्नल सीधा नीचे आता है। तो फिर या वैली हो या फिर फॉरेस्ट हो, नेटवर्क पक्का मिलता है, एक्यूरेसी ज्यादा आती है। इसीलिए नाविक की जो एक्यूरेसी है इंडिया में 10 मीटर तक है। इसलिए नाविक जो है इंडिया के लिए देखो बेस्ट है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सैटेलाइट जैसे मान लो आपने जोमेटो पे ऑर्डर किया और जोमेटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, उसकी लोकेशन आप ट्रैक कर पाते हो कैसे? होता यह है, मान लो ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, मोटरसाइकिल मेरे को बनाना नहीं आता, मेरी ड्राइविंग बहुत खराब है। तो ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करेगा, पहले जो जोमेटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का फोन है ना, वहां पे सिग्नल भेजेगा और सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा सैटेलाइट के पास में। तो सैटेलाइट जो है वो डिस्टेंस नहीं मेजर करता, सैटेलाइट जो है वो टाइम मेजर करता है कि सिग्नल कितने समय में मेरे पास में आया है रिफ्लेक्ट होके, मतलब रिसीवर के फोन से कितने टाइम में रिफ्लेक्ट होके आया है। फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता है कांस्टेंट है ना। तो सैटेलाइट को एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक लोकेशन नहीं दे पाएगा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की या फिर जिसको भी आप ट्रैक कर रहे हो उसकी। मान लो 1 माइक्रो सेकेंड की भी गलती हो गई ना सैटेलाइट से, तो फिर लोकेशन देखो 300 मीटर आगे या पीछे बता देगा। समझ गए? तो इसलिए सैटेलाइट की जो घड़ी है वो ठीक से काम करनी चाहिए। अब सैटेलाइट पे देखो नॉर्मल घड़ियां काम नहीं करती, सैटेलाइट पे काम करती है एटॉमिक क्लॉक। आप बोलोगे सर एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? अब ये जो एटॉमिक क्लॉक होती है ना, ये एटम की वाइब्रेशन से टाइम नापती है। अब ये जो क्लॉक्स होती हैं ये देखो लाखों साल तक एक्यूरेट रहती हैं, और एटॉमिक क्लॉक ही देखो सैटेलाइट्स की एक प्रकार से ना जान है। मतलब एक्यूरेट लोकेशन के बिना कोई भी वाहन है उसका नेविगेशन रुक जाएगा, मैपिंग सही ढंग से नहीं हो पाएगी, सर्वे जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो एटॉमिक क्लॉक है वो किसी भी सैटेलाइट की जान है, तभी नेविगेशनल सिस्टम ठीक से काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम देखो ये हुई है, इसरो ने ना 13 मार्च 2026 को ना एक बुरी खबर दी। अच्छा ये तो 2016 सैटेलाइट लॉन्च की बताया गया है। 13 मार्च 2026 को ना एक बुरी खबर दी कि जो नाविक में सैटेलाइट्स है ना, उनमें से एक सैटेलाइट है IRNSS-1F। ये जो सैटेलाइट है ना, इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। अब इसकी जो लाइफ लाइन थी ना वो सिर्फ 10 साल थी। तो ठीक 13 मार्च 2026 को ना इस सैटेलाइट की ना एटॉमिक क्लॉक रुक गई। अब ये जो एटॉमिक क्लॉक थी हमने विदेश से परचेज की थी, अब ये रुक गई। मैंने आपको बोला था ना सैटेलाइट की जान होती है एटॉमिक क्लॉक, लेकिन ये तो रुक गई, मतलब सैटेलाइट अब अंधा हो गया। समझ गए? अब पोजीशनिंग डेटा जो है वो मिलना बंद हो गया उस सैटेलाइट को। अब वो सैटेलाइट उतना काम का नहीं रहा। ये हुआ है। आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, 7 सैटेलाइट्स हैं नाविक में, एक की एटॉमिक क्लॉक खराब हुई है, बाकियों का क्या? देखो यही तो दिक्कत है ना, बाकी सैटेलाइट्स की भी हालत ठीक नहीं है। जैसे आप यहां पे देखो अभी क्या सिचुएशन है कौन कौन से सैटेलाइट्स की। IRNSS-1A ये तो पहले ही डेड हो चुका है। IRNSS-1B ये एजिंग है, मतलब इसका भी 10 साल पूरा हो चुका है। 1C का भी 10 साल पूरा हो चुका है। 1F इसकी अभी भी मैंने बताया आपको एटॉमिक क्लॉक जो है वो फेल हो गई। फिर ये दोनों एक्टिव हैं। अब NVS क्या है? ये नए वाले सैटेलाइट्स हैं, मतलब न्यू जनरेशन सैटेलाइट्स हैं।
पहले जो इसरो ने लॉन्च किए थे ये इस प्रकार से थे IRNSS 1A 1B 1C, लेकिन NVS-01 NVS-02 ये नए जनरेशन के सैटेलाइट्स हैं और इनके कुछ फायदे भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 01 एक्टिव है, लेकिन नए जनरेशन का जो 02 है वो भी फेल हो गया है। तो भाई हमारे जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम है ना, इसके हालात बुरे हैं, समझे। अब यहां पे दिक्कत सिर्फ देखो साइंस की नहीं है, दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। एक कैग की रिपोर्ट आई थी 2018 में। अब इस रिपोर्ट ने ना इसरो की अच्छी क्लास लगाई थी। क्यों? देखो 2006 में ना यूनियन कैबिनेट ने ना 200 करोड़ अप्रूव कर दिए थे कि ना आप जमीन पर ना यूजर रिसीवर बनाने के लिए इन 200 करोड़ रुपए को खर्चा करो। लेकिन यूजर रिसीवर बनाने का जो काम था वो कब स्टार्ट हुआ? मार्च 2017 में स्टार्ट हुआ। तब तक नाविक सैटेलाइट सिस्टम में 7 जो सैटेलाइट थे वो लॉन्च हो चुके थे। अब आप आयरनी देखो कितनी बड़ी आयरनी है। बिना रिसीवर के आपने यूजर रिसीवर तो बनाया नहीं, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम के सैटेलाइट आपने पहले ही लॉन्च कर दिए। वाह वाह भाई वाह, मतलब कितनी बड़ी गलती है। क्लासिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। मतलब आपने यूजर रिसीवर बनाए नहीं और आपने सैटेलाइट पहले लॉन्च कर दिए। तो सैटेलाइट्स की आधी लाइफ जो थी वो तो आपने वेस्ट ही कर दी। 10 साल की लाइफलाइन थी सैटेलाइट्स की, आधी लाइफ उनकी आपने वेस्ट कर दी क्योंकि सैटेलाइट आपने पहले लॉन्च कर दिए, उसके बाद आप यूजर रिसीवर बना रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। हालांकि देखो आज नाविक जो है वो डेटा एविएशन, शिपिंग वगैरह, रेलवेज में यूज होता है, लेकिन क्योंकि बाद में तो यूजर रिसीवर बना दिए थे ना। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको बोला ना, अब इसरो नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने लगा है नेविगेशनल सिस्टम में, जिनका नाम है NVS। अब NVS-01 NVS-02 ये नए जनरेशन के सैटेलाइट्स हैं। इनके फायदे हैं, दोनों में से एक तो फेल ही हो गया, मतलब लॉन्च ढंग से नहीं हुआ। फायदे क्या है? एक तो इनमें जो एटॉमिक क्लॉक है अब इंपोर्टेड नहीं है, विदेशी नहीं है, देसी है। अब हम फॉरेन क्लॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसरो ने खुद की एटॉमिक क्लॉक डेवलप कर ली है। दूसरा, इनका जो लाइफलाइन है थोड़ा ज्यादा है। पुराने सैटेलाइट्स का लाइफलाइन 10 साल था, इनका 12 साल है। तीसरा फायदा है L1 फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर दी गई है नए जनरेशन के सैटेलाइट में। L1 फ्रीक्वेंसी पहले के जो ओल्ड नाविक के सैटेलाइट्स थे ना, वो वाले IRNSS 1A 1B वो वाले, वो देखो सिर्फ L5 प्लस में S बैंड पे काम करते थे। लेकिन NVS जो नए जनरेशन के सैटेलाइट्स हैं ये L1 बैंड पे काम करते हैं, जिसपे GPS भी काम करता है। तो इसके दो फायदे हैं कि ये नए जनरेशन के सैटेलाइट्स L1 पे भी काम करेंगे ना। इसके दो फायदे हैं। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब नाविक को ना GPS के साथ में मिक्स करके यूज किया जा सकता है, क्योंकि GPS भी L1 पे काम करता है, नाविक भी L1 पे काम करता है, दोनों को मिक्स करके यूज किया जा सकता है। दूसरा, हमारे जो स्मार्ट वॉचेस हैं या फिर दूसरे पहनने वाले डिवाइसेस हैं, ये भी नाविक को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी L1 जो चिप्स हैं उनसे बने होते हैं। मतलब इनकी चिप जो है L1 फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करती है, नाविक भी L1 फ्रीक्वेंसी। तो स्मार्ट वॉचेस नाविक से भी चल सकते हैं। तो ये 3 फायदे होंगे नए जनरेशन सैटेलाइट से, और इसरो जो है अब नए जनरेशन सैटेलाइट यानी NVS ही लॉन्च कर रही है। इसके बाद देखो, अगर आप नजर डालोगे ना दूसरे देशों के जो नेविगेशनल सिस्टम है उनके पास में कितने सैटेलाइट हैं। GPS के पास में 20 से ज्यादा, ग्लोस्नास के बाद में जो रशिया का है, GPS USA का है 20 से ज्यादा सैटेलाइट्स, वो भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, यानी अर्थ से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ग्लोस्नास रशिया का है, इनके भी 20 प्लस सैटेलाइट्स। MEO में गैलीलियो EU का 20 प्लस सैटेलाइट्स, और ये बेइडोउ ये जो चाइना का है, इसमें 40 प्लस सैटेलाइट्स, ये भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। हमारा रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, इसमें 7 सैटेलाइट का प्रोविजन है, बट काम एक्चुअल में बहुत कम कर रहे हैं। और हमारे वाला मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, हमारे वाले में एक कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो इंडिया का 7 सैटेलाइट का है, छोटा है। जापान का भी रीजनल है, 4 सैटेलाइट का है, बट ये GPS को कॉम्प्लीमेंट करता है, GPS के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है ये जापान वाला। समझ गए? आप बोलोगे सर बाकी सबके मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, हमारा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के कॉम्बिनेशन में क्यों?
क्योंकि देखो इंडिया को 24/7 कवर करने के लिए ना कम सैटेलाइट्स की आवश्यकता है, और अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में डालेंगे तो कम सैटेलाइट से काम चल जाएगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक है। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ लिया था 2018 में प्री का। 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और 4 इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये करेक्ट स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट, कवरेज इंडिया प्लस में 5500 स्क्वायर किलोमीटर। नो, इंडिया प्लस में 1500 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, आंसर्स में यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2026। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं। एक टर्म है सेक्स। सेक्स क्या होता है? जैसे मेल फीमेल, ये देखो आपका ना बायोलॉजिकल स्टेटस है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब वो एज ए मेल पैदा हुआ था या फीमेल, मतलब प्राइवेट पार्ट्स के आधार पे डॉक्टर असाइन करते हैं सेक्स। ये किस पे डिसाइड होता है? आपकी एनाटॉमी, मतलब बॉडी के पार्ट्स और क्रोमोजोम्स के बेस पे डिसाइड होता है। लेकिन एक और टर्म है सेक्स के अलावा, जेंडर। ये जो टर्म है ये देखो सोसाइटी बनाती है। ये एक प्रकार से समाज का कंस्ट्रक्शन होता है। सोसाइटी ने ना रोल तय कर दिए हैं। जैसे लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, लड़कियां जो हैं वो घर देखेंगी। ये सब किसने बनाया है? ये सब समाज ने बनाया है। ये समाज का कंस्ट्रक्शन है, समझ गए? जैसे सरमाना लड़की का गहना है, ये सब समाज ने तय किया है। फिर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होता है? देखो यूएन ह्यूमन राइट्स ना इसको डिफाइन करता है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, महेश। अब महेश पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला लड़का है, यानी डॉक्टर ने जो सेक्स असाइन किया वो मेल है। ये बायोलॉजिकल स्टेटस है। लेकिन जब देखो महेश बड़ा होता है तो महेश के अंदर ना एक एहसास आने लगता है कि वो ना एक लड़का नहीं है, वो एक औरत है। मतलब उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, उसको जो अंदर से फील आ रहा है, उसको जन्म के बाद में असाइन किए गए सेक्स से अलग है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर जो है ये देखो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें और बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, समझ गए? और बहुत सारी टर्म्स जैसे ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, इंटरसेक्स, जेंडर क्वीर, किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगता, बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। अब हुआ क्या, 2014 से पहले क्या होता था? ट्रांसजेंडर्स की ना कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती थी। लेकिन 2014 में ये ऐतिहासिक फैसला आया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना 2 बड़ी बातें बोल दी इस केस में, इस जजमेंट में। पहला, ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनको देखो थर्ड जेंडर के तौर पे माना जाए, यानी अब इन्हें भी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे सारे के सारे। दूसरा पॉइंट जजमेंट का, इनके पास में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट होगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एक इंसान खुद तय करेगा कि वो मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, कोई और उसकी आइडेंटिटी तय नहीं करेगा। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट का देखो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी फैसला था ये। तो नालसा जजमेंट के बाद में 2019 में सरकार भी एक कानून लेके आ गई जिसका नाम था ट्रांसजेंडर एक्ट 2019, मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019। अब 2019 के इस एक्ट ने ना ट्रांसजेंडर वर्ड को ना काफी ब्रॉडली डिफाइन किया। अब इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज आती थी, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स, जेंडर क्वीर, ये सब आइडेंटिटीज आती थी 2019 के एक्ट में जो ट्रांसजेंडर वर्ड डिफाइन किया गया उसमें, समझ गए? अब चाहे देखो उनकी सर्जरी हुई हो या फिर ना हुई हो, वो भी देखो 2019 के एक्ट के अनुसार ट्रांसजेंडर वर्ड में आते थे। एक प्रोसेस भी बनाया गया। प्रोसेस ये था 2019 के एक्ट के अनुसार कि कोई ट्रांस पर्सन है, वो देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्लाई करता और उसको तुरंत का तुरंत आईडी कार्ड मिल जाता। अब बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बनाई थी, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता था। नेशनल पोर्टल के हिसाब से ना आज तक 32,424 लोगों को ना कार्ड इशू हो चुके हैं। अब इन कार्ड से उनको बहुत सारे सरकारी फायदे भी मिलते हैं। एक अलग से ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया था।
तो ये तो पुरानी बात हो गई, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। पिछले हफ्ते ना पार्लियामेंट में काफी बवाल हुआ। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, वो एक नया अमेंडमेंट लेके आए 2019 के ट्रांसजेंडर एक्ट में। सरकार अब इस 2019 के एक्ट को ना बदलना चाहती है। सरकार कहती है 2019 में ना जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है वो वेग है। जिनको देखो सच में जरूरत है वो नहीं पहचाने जा रहे हैं, और पीनल और सिविल लॉज लगाने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार देखो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है जो बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से सफर कर रहे हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मतलब उनकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है और वो सफर कर रहे हैं। आप ना इस सोच को समझिए। ये जो सोच है ना सरकार की, ये सोच सरकार की देखो 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले थी, जो कि देखो आइडेंटिटी को ना सिर्फ बायोलॉजी से जोड़ रही है। समझ रहे हो? सेल्फ आइडेंटिटी वाला जो कंसेप्ट है वो सरकार वापस लेना चाहती है। 2019 के एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन था ना कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहला प्रोविजन सरकार ने यही किया है, नैरो डेफिनेशन। सरकार ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है वो बदलना चाहती है। पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो ओपन एंडेड थी, वो डेफिनेशन सरकार खत्म करना चाहती है। नए बिल में सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप बचा है जो ट्रांसजेंडर कहलाएगा, जैसे किन्नर, हिजड़े, ये सब लोग जिनकी देखो जन्म के समय ना थोड़ी दिक्कत हो, जैसे मान लो आधा प्राइवेट पार्ट मेल का आधा फीमेल का, मतलब ऐसे सिर्फ जो लोग हैं ना जिनमें कोई कंजेनिटल यानी जन्म के दौरान कोई बायोलॉजिकल वेरिएशन है, ना मेल है ना फीमेल है, सरकार सिर्फ उनको इस डेफिनेशन में डालना चाहती है। नेक्स्ट चेंज जो सरकार लाना चाहती है, नो मोर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। यानी अब जैसे पहले महेश था, जन्म के समय मान लो डॉक्टरों ने सेक्स असाइन किया लड़का, लेकिन बाद में उसे फील हो रहा है कि मैं एक औरत हूं, तो वो चीज अब अप्लाई नहीं होगी। महेश अपने आप को अपनी मर्जी से कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। समझ गए? फिर और क्या क्या चीजें हैं? मेडिकल बोर्ड की दिक्कत है, मेडिकल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन। मतलब अब आईडी कार्ड कैसे मिलेगा? पहले तो डीएम को अप्लाई करना पड़ता था ना, लेकिन अब आईडी कार्ड कैसे मिलेगा? एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसको हेड करेंगे सीएमओ या फिर डेप्टी सीएमओ, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। आपको ना पहले इनके पास में जाना पड़ेगा, ये लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर डीएम को रेकमेंड करेंगे, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ भाई आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ भी सीधा सर्टिफिकेट जो पहले मिल जाता था अब नहीं मिलेगा। सीएमओ या डिप्टी सीएमओ एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो रेकमेंड करेंगे डीएम को, तब जाके मिलेगा। समझ गए? इसके बाद देखो बिल में ना एक नई कैटेगरी जोड़ दी गई है, फोर्स्ड ट्रांजिशन। अगर देखो कोई जबरदस्ती करके या फिर लालच देकर या फिर धोखे से म्यूटिलेशन कर दे या फिर सर्जरी करके किसी को ट्रांसजेंडर बना देता है, तो इसके लिए देखो सजा बहुत बड़ी है। अगर किसी अडल्ट के साथ में ऐसा क्राइम होता है तो मिनिमम जो अपराधी है ना उसको 10 साल की सजा होगी, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। मिनिमम 10 साल या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और 2 लाख का फाइन। इतना कम फाइन, सिर्फ 2 लाख का। फिर अगर बच्चे के साथ में ऐसा होता है तो डायरेक्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट, कोई मिनिमम नहीं, सीधा सीधा उम्र कैद, मिनिमम फाइन 5 लाख का। और अगर देखो कोई भीख मंगवाता है या मजदूरी करवाता है तो अडल्ट के केस में 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, और बच्चे के केस में 10 से 14 साल के बीच की सजा हो सकती है। राइटर बोलते हैं देखो सजा बढ़ाना तो बढ़िया चीज है, लेकिन फिर एक्टिविस्ट विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला रीजन है लॉस ऑफ डिग्निटी। जैसे पुणे की एक एक्टिविस्ट है कादम्बरी शेख। अब इनका यह कहना है कि हमारी आइडेंटिटी को ना किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे नए बिल में तो क्या प्रोविजन किया गया है, सीएमओ अप्रूव करेगा आइडेंटिटी, तभी डीएम उसकी रिकमेंडेशन मानेंगे। तो कादम्बरी शेख का कहना है हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं हमसे छीन लिए गए हैं, हमारी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो खत्म कर दी गई है। दूसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे एक यूतक ट्रस्ट से आते हैं अनिल उतारंडे। अब इनका यह कहना है कि देखो अब ट्रांस लोगों को ना खुद की आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी। आप एक एग्जांपल लीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए।
एक ट्रांस पर्सन देखो पहले ही सोसाइटी में ना इतना स्टिग्मा झेलता है, अब उसे हॉस्पिटल की लाइन में लगना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस उसके लिए कितनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होगी, कितनी ज्यादा ट्रेमेटाइज वाली करने वाली होगी, सोच के देखो। फिर नेक्स्ट कारण आता है गुरु चेला सिस्टम वाला। देखो नए बिल में ना सिर्फ कुछ ही जो सोशियो कल्चरल ग्रुप्स है ना, जैसे हिजड़ा हो गए, किन्नर हो गए, उनको पहचानता है नया बिल। अब हिजड़ा कम्युनिटी का गुरु चेले का सिस्टम ना बहुत पुराना है। ये जो सिस्टम है ना ये शेल्टर देता है, बट वहां पे ना सेंटर ऑफ पावर होता है, आपने कहीं देखा होगा तो। गुरु चेले सिस्टम में कोई उनका मेन हेड होता है, जो किन्नर समाज में, हिजड़ा समाज में आप देखते हो, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। अब इस सिस्टम से बाहर जो निकलना चाहते हैं उन लोगों का क्या, जो हिजड़ा समाज में नहीं रहना चाहते उनका क्या, ये दिक्कत है ना। तो तो उन जो लोग इनके साथ में नहीं रहना चाहते उस पर ये बिल कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये कारण जिसकी वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बिल को। और सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि हम वेलफेयर लीकेज को रोकना चाहते हैं, जो ट्रूली एक्सक्लूडेड है सिर्फ उन्हें ये बिल कवर करे, ऐसा प्रोविजन हम करना चाहते हैं। एक्सप्लोटेशन अगर होता है किसी का तो उसके लिए हमने पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, लीगल डेफिनेशन हमने क्लियर कर दी है, ये सरकार का कहना है। तो यहां पे देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, एक तरफ देखो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, दूसरी तरफ स्टेट वेरिफिकेशन है, दोनों के बीच में डायलेमा है। क्वेश्चन देख लीजिए, परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, यही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप ट्रांसजेंडर्स का। और ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप याद रखिएगा, मेडिकल गेट कीपिंग, बढ़िया टर्म है मेडिकल गेट कीपिंग। तो ये राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये कीवर्ड्स आप यूज करिएगा आंसर्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।